टाइम हो गया है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो आज हम लोग अपने वादे के अनुसार, आज सैटरडे है और हम आपको बताए थे कि आपकी क्लासेस सैटरडे को भी चलेगी और संडे को भी चलेगी। कल भी रात के 8 बजे हम आपके साथ हैं, रहेंगे और आज भी हम आपके साथ हैं। तो चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है अनुवांशिकी। क्योंकि पिछले क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन देखे थे और आज हम देखने जा रहे हैं जेनेटिक्स का। तो चलिए, आज आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा जेनेटिक्स का, जिसको आप कहते हैं अनुवांशिकी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, और चूंकि ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपको ये सारे चीज याद भी है, तो जब आप इसका क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे तो जल्दी जल्दी इसका आंसर भी आप लोग बताने का काम करेंगे। हम आपसे आशा करेंगे कि आप इसका आंसर जल्दी दे, ताकि हमको लगे कि हम जो पढ़ाए वो सफलता हमें इस पढ़ाने का मिल गई। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कशन देखने का काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एकदम गौर कीजिएगा। ये मटर के पौधों के बारे में बताए थे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, आपको याद होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के बारे में बताए थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो प्रयोग किया था वो अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधों का प्रयोग किया था। और मटर के प्रयोग करने के बाद, यानी मटर के पौधों के प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या देखा था कि उसमें क्या होता है, आनुवांशिक गुण का, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण का वाहन होता है, आनुवांशिक गुण का वाहन होता है। और ऐसा उन्होंने प्रैक्टिकली किया था। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो आप आंसर क्या देते हैं? मटर के पौधों का दिया था। तो वो सवाल आपसे कहता है कि मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन ना है? अब यह झुर्रीदार बीज होता है, ये आपको पता है कि मटर का पौधा में उसका बीज झुर्रीदार होता है, ये एकदम सही है। हरा फल होता है, ये सही है। गोल बीज होता है, ये सही है। लेकिन गोल फली नहीं होता है। मटर के पौधों में आप देखे होंगे इस तरह का उसका फली होता है और उसके बीच में क्या रहता है? उसके बीच में गोल गोल जो है मटर का दाना रहता है। ऐसा आप देखे होंगे, जो कि वहां पर फिगर में भी आपको, जेनेटिक्स के फिगर में भी हम आपको दिखाए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? नहीं वाला पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछ रहा था कि मटर के पौधों में पाए जाने वाले कौन सा गुण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लक्षण मटर के पौधों में नहीं होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, डैश अनुवांशिक सामग्री का वाहक है, यानी अनुवांशिक गुण का वाहन कौन करता है? तो आपको पता है कि अनुवांशिक गुण का वाहन जो है वो डीएनए के माध्यम से होता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सब लोगों को पता होगा। आंसर क्या होगा? बी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चे का आंसर बी आ रहा है। अब देखिए, अनुवांशिक गुण का वाहन कौन करता है? डीएन करता है, डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के बारे में आपको पता है कि उसका संरचना जो है इस तरह के डबल हेलिक्स का होता है और इसके ऊपर जो स्पोर्स पाया जाता है, इसके ऊपर जो बिंदी पाया जाता है, इसी को जीन कहा जाता है। अर्थात अनुवांशिक लक्षण का जो वाहन करता है, अनुवांशिक गुण को जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है, ये ले जाने का काम कौन करता है? जीन करता है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जीन जो है ये डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए के ऊपर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छोटा छोटा जीन पाया जाता है और वही जीन क्या करता है? अनुवांशिक गुण का वाहन करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर? चलिए, अगला है कि वनस्पति भागों या बीजों के बजाय, अब कहता है कि वनस्पति के, आगरा से प्रणाम, थैंक यू, खुश रहिए, मन से पढ़िए बाबू। चलिए, ये टॉपिक चूंकि पढ़ा हुआ अच्छे तरीका से है तो जल्दी जल्दी हम लोग इसका सारा क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग जल्दी क्वेश्चन का जवाब देते जाइए, तुरंत आंसर दीजिए। कहता है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को जो उगाया जाता है
उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। हम आपको स्पष्ट पढ़ाए थे, जब जेनेटिक्स हम आपको पढ़ाए थे तो स्पष्ट बताए थे इस कल्चर के बारे में कि जिसमें जिसमें वनस्पति के भाग या बीज के बजाय अन्य चीजों से वाहन होता है, किसका, गुणों का, या पौधे को उगाया जाता है, तो उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अगला सवाल है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यानी यौन प्रजनन का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, लैंगिक प्रजनन हो गया। तो जब लैंगिक प्रजनन होता है जिससे एक बच्चे का निर्माण होता है, तो उसमें माता का भी और पिता का भी गुणसूत्र जो होता है वो आधा आधा होता है, यानी आधे की भागीदारी होती है। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या, अपने जीन का आधा हिस्सा जो होता है वो आधा हिस्सा माता का होता है और आधा हिस्सा किसका होता है, तो आधा पिता का होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई रे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए संतोष जी, ब्रह्मदेव जी, सबका आंसर ए आ रहा है कि अपने जीन का आधा आधा होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, गुड। अगला क्वेश्चन कहता है, गुणसूत्र किससे संबंधित है। गुणसूत्र किससे संबंधित है, आनुवांशिक लक्षण के संचार से। किसी भी जीव में आनुवांशिक लक्षण का जो संचार होता है वो डीएनए के माध्यम से होता है। और डीएनए बोले तो क्या, किसका वो पार्ट्स है, क्रोमोजोम का पार्ट्स है। आपको पता है कि आपका क्रोमोजोम जो है, ये सारे चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि आपका गुणसूत्र जो है वो उसमें डीएनए भी रहता है, आरएनए भी रहता है और प्रोटीन भी रहता है। इसमें तीन चीज आपको पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो इसमें जो इतने सारे चीज पाए जाते हैं, इसमें आनुवांशिक लक्षण का वहन कौन करता है, तो आप कहेंगे डीएनए। तो ये क्रोमोजोम का पार्ट है, गुणसूत्र का पार्ट है। तो वही गुणसूत्र के बारे में पूछा कि ये किससे संबंधित होगा, तो आनुवांशिक लक्षणों के वाहन से संबंधित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। क्लियर हो गया। अगला सवाल कहता है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। कहता है, यदि एक पौधे का समजीनी का मतलब क्या होता है, जेनोटाइप्स कहता है, स्मॉल टी। आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि जब दोनों टी स्मॉल वाला हो तो इसको कहा जाता है नाटा या बौना। इसको क्या कहा जाता है, नाटा, या इसी को बौना के नाम से जाना जाता है। और एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा तो उसमें या तो गोल होता है या तो उसमें क्या होता है, लाल होता है। तो इसके हिसाब से देख लेना है कि दो स्मॉल टी है तो बौना होगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, तो या तो वो गोल होगा या तो वो लाल होगा। तो कहता है कि तो समलक्षणी जो है फेनोटाइप डैश होगा, तो आप आंसर क्या मार देंगे, बौना और गोल होगा। क्या होगा भाई रे, तो बौना तो होबे करेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों स्मॉल टी है। हम बताए थे जब दोनों कैपिटल हो तो सबसे लंबा होगा, और जब दोनों स्मॉल हो तो बौना होगा। इसलिए आप आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, यानी बौना या फिर क्या होगा, गोल या लाल होगा। क्लियर। चलिए अगला है, एक नवजात बालिका, इन लड़की की बात किया, आपसे ये फीमेल की बात कर रहा है। किसका बात करता है बाबू रे, तो ये आपसे फीमेल की बात किया। तो एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होगा। तो जब एक फीमेल की बात किया तो किसी में भी आप जानते हैं कितना क्रोमोजोम होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें 46 क्रोमोजोम होता है। लेकिन उसमें दो तरह का क्रोमोजोम होगा, 44 क्रोमोजोम बॉडी क्रोमोजोम होगा और दो एक्स और एक्स क्या होगा, ये आपका सेक्स क्रोमोजोम होगा। तो उसका संयोजन क्रोमोजोम का कैसा होता है, 46 प्लस एक्स एक्स। ये किसके लिए था, फीमेल के लिए। और यही आपसे यदि मेल की बात करेगा तो क्या होगा, 46 प्लस एक्स वाई। तो ये फीमेल था तो 46 प्लस एक्स एक्स हो गया। ऐसा कोई है क्या, तो 44 प्लस 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पक्का ना। चलिए कुमार, संतोष, संदीप, कुणाल, दिनेश, सबका आंसर ए आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।
बहुत अच्छा लगता है चेला। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप एकदम रेगुलर क्लास करो। जब आप रेगुलर क्लास करते हैं, पूरी थ्योरी को अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन डिस्कशन में अच्छा जवाब दे पाते हैं और हमारा दिल खुश कर देते हैं। इसलिए आप सबको ग्रेट सैल्यूट है कि आप रेगुलर क्लास इसी तरह से करते रहिए, क्वेश्चन की थ्योरी को बढ़िया से याद करते रहिए, तब जाकर क्वेश्चन डिस्कशन में आपको मजा आएगा। और यकीन मानिए कि आप यदि थ्योरी और क्वेश्चन डिस्कशन इसी तरीके से आप यदि बायोलॉजी का खत्म कर लेते हैं, तो हर एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। एक आध भूल चूक लेने देने में छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 99% बनेगा आपसे, और आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर एक नंबर जो है आपके जिंदगी में तकदीर और तस्वीर को बदल देगी। इसलिए मेरे दोस्त इसी तरह से जवाब देते रहिए। थैंक यू। सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 44 + XX फीमेल के लिए होता है, यानी लड़की के लिए होता है। फीमेल बोले तो लड़की के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपसे यह कहता है कि इनमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है। तो आप देखिए, एक में कहता है कि टिड्डा जो होता है तथा कुछ अन्य कीटों में नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र होता है। ये तो गलत बात है। नहीं, 4 लिंग सूत्र केकरों में होगा? नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन आपको खोजना क्या था? सत्य वाला। तो पहला गलत हो गया। किसी नर में एक X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होता है, यह भी गलत है। अरे मेल में एक X होता है तो एक Y होता है, और यहां पर लिख दिया 2, इसका मतलब यह गलत है। मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 42 यानी 21 जोड़ा और लिंगी गुणसूत्र होता है, यह गलत है। 21 जोड़ा ने 22 जोड़ा होता है, गलत है। तो एक बच गया आपका डी। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और स्पष्ट लिखा है द्विगुणित जीव जो है जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और हमें क्या करता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितना होता है? तो सबको पता है कि 23 जोड़ा होता है, 23 पेयर होता है। इस 23 पेयर को आप क्या लिखते हैं? 46, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। 46 क्रोमोसोम होता है किसी भी मानव की शरीर कोशिका में। 46 होती है, यानी 23 जोड़ा 46। अगला है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? किसी बच्चे के लिंग की बात करेंगे तो वो किससे निर्धारित होगा? तो बच्चे का लिंग क्रोमोसोम से निर्धारित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र से। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होगा? क्रोमोसोम से होता है। क्रोमोसोम से गुण का निर्धारण होता है, यानी गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर उसी तरह का स्टेटमेंट है। पहला का था मानव में 46 गुणसूत्र पाया जाता है जिसमें 21 जोड़ा, गलत हो गया। जेनेटिक शब्द का वाटसन के द्वारा 1906 ईस्वी में, गलत है, क्योंकि हम आपको बताए थे जेनेटिक शब्द का प्रयोग वाटसन ने 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। और यहां पर क्या दिया? 1906 दिया, यानी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कि मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवांशिकता के रूप में 1886 में देखा। यह गलत है, क्योंकि आपको पता है 1884 में मेंडल का मृत्यु हो गया था। मेंडल की मृत्यु हो गई थी, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक डीएनए जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इसके अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण होता है, जो एक घुमावदार क्या करता है? सीढ़ी बनाने का काम करता है। आपको पता है कि डीएनए का संरचना जो है इसी तरह का होता है, जो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ डी नंबर में। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं ना? सबका डी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए भाई। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? अब इसमें देखिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये 3 स्टेटमेंट है। इसमें कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, दोनों के बारे में बोला। तो पहला कहता है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ये तो बिल्कुल सही है।
आपको पहले हम पहला क्वेश्चन में बताए थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है मटर के पौधों का ही प्रयोग किया था। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? एकदम सही। गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। तो ए नंबर भी सही है और बी नंबर भी क्या है? सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षी के पंखों के अनुरूप होता है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। यानी सी नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। ए और बी नंबर सही हो गया। कहता केवल कथन ए सही है, बी गलत है, नहीं होगा। केवल कथन बी सही नहीं होगा। केवल कथन ए और बी सही है, बिल्कुल सही है, और सी गलत है। अतः आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आप स्टेटमेंट को ही देख लिए, पहला और दूसरा सही है, 80 नंबर गलत है, वो चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। अगला है लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश का शामिल होता है। तो जब लैंगिक प्रजनन होता है तो विपरीत लिंगों के दो जनक जो है इसमें शामिल होता है, क्योंकि जब ये लैंगिक प्रजनन होगा तो एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, एक लड़का होगा दूसरा लड़की होगा, तो दोनों का अलग अलग सेक्स सेल रहेगा, तब न बच्चा का निर्माण होगा। तो दो विपरीत लिंग होगा और दोनों जनक रहेगा, तब न हो पाएगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कहता है एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होता है। एक मादा युग्मक की बात करता है तो एक मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम होता है, और नर युग्मक में भी कितना होता है? नर युग्मक की बात करेगा तो इसमें भी 23 होता है। तब ये 23 और 23 दोनों मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अर्थात एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, इसमें मादा का 23 और नर युग्मक का भी 23 दोनों मिल जाता है, तब 46 का निर्माण होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मादा के अनिषेचित अंडे में क्या होगा? जब अनफर्टिलाइजेशन अंडा है तब उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा। जब अनिषेचित अंडा है तब उसमें क्या हो जाएगा? एक एक्स क्रोमोसोम होगा। बिल्कुल ना? गुड इवनिंग। देखिए बहुत लड़का लेट से आते हैं, योगेंद्र, गलत बात है। 15 का आंसर बी। सभी लोगों का 15 का बी आ रहा है क्या? वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, सबका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण का जो जीन ग्रुप होता है उसको जीनोटाइप कहा जाता है। जीन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक लक्षणों का जो जीन का ग्रुप होता है उसको जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है। अतः आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? पुरुष के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? सबको पता होना चाहिए, तुरंत बताए थे। नर युग्मक में बताए थे ना कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना? 23 होता है, और मादा युग्मक की भी बात करेगा कितना होगा? 23 होगा। तो सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 23 ना रे? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाया जाता है। अब देखिए मानव शरीर की कोशिकाओं में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? तो सबको पता है 23 पेयर पाया जाता है, और 23 पेयर का मतलब क्या हो गया? 23 पेयर का मतलब हो गया 46। तो आंसर आप देखेंगे 21 जोड़ा, 22 जोड़ा, 20 जोड़ा गलत। आंसर क्या होगा? 23 जोड़ा गुणसूत्र, अर्थात कितना गुणसूत्र? 46। देखिए नर युग्मक की बात करेगा सिर्फ 23 होगा, मादा युग्मक की बात करेगा सिर्फ 23 होगा, और युग्मक की बात नहीं करेगा 46। क्योंकि मानव में चाहे वो मेल हो या फीमेल उसमें 46 क्रोमोसोम होता है। पक्का ना? 23 प्लस 23 46। चलिए थैंक यू। अगला कहता है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, उसको क्या कहा जाता भाई? तो उसको परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता बाबू रे? तो उसको परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण होता है। बिल्कुल अच्छी बात है, और होता ही है कि माता पिता का लक्षण संतान तक में जाता है, तो कहता उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको जेनेटिक्स बोलेंगे, उसको आनुवांशिकता कहा जाता है, यानी उसको जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यदि माता पिता का लक्षण किसी बच्चा में जा रहा है तो उसी को तो आनुवांशिकता बोलते हैं, वही तो जेनेटिक्स कहलाता है। इसलिए आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। क्लियर? वाह थैंक यू।
अगला, निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब बीमारी, बीमारी बोले तो रोग। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार अर्थात अनुवांशिक बीमारी या रोग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया। अनुवांशिक रोग कौन सा है भाई रे? तो अनुवांशिक रोग है थैलेसीमिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? अगला है, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होता है। किसी बच्चे के लिंग की बात करेगा तो आपको पता है कि मेल जो होता है इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। अब फीमेल में क्या होता है? तो फीमेल में एक्स और एक्स होता है, तो इसमें दोनों क्रोमोसोम समान होता है, अतः किसी के जाने या ना जाने से लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि वाई क्रोमोसोम चला जाता है, अब चूंकि ये एक्स और एक्स है तो एक्स एक्स समान हो गया, लड़की होगा, लेकिन ये वाई और एक्स मिल जाएगा तो एक्स वाई का कम करेगा, यानी क्या होगा? लड़का होगा। अतः क्या जिम्मेवार है? वाई क्रोमोसोम। और वाई क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? मेल में, अर्थात पिता में पाया जाता है। तो बच्चों के लिंग के निर्धारण करने के लिए क्या जरूरी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पिता का गुणसूत्र। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम जरूरी है? तो पिता का गुणसूत्र जरूरी है, अर्थात वाई क्रोमोसोम जरूरी है। पिता का गुणसूत्र जरूरी है अर्थात वाई क्रोमोसोम, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? जनन दो तरह का हम आपको पढ़ाए थे, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। तो ज्यादा विविधता कौन लाता है? लैंगिक वाला, जिसमें मेल और फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है वो अधिक विविधता लाता है। मुकुलन किसमें होता है? हम आपको पता पढ़ाए हैं, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। अगला, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? यानी पहला पीढ़ी में कौन सा लक्षण दिखाता है? प्रबलता का लक्षण। क्यों प्रबलता का लक्षण? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल का फर्स्ट पीढ़ी वाला हम बताए थे कि एक लंबा और एक नाटा के बीच क्रॉस किया गया, तो पहला पीढ़ी का बीज क्या हुआ था? पौधा लंबा हुआ था। इसका मतलब लंबापन जो है वो नाटापन पर अपना प्रभाव डालता है और अपना ही गुण ला देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रबलता गुण। नहीं बताए थे बाबू रे? ये दोनों कैपिटल टी है और ये दोनों स्मॉल टी है, तो अब ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, तो इसको कहा जाता है लंबा। क्या कहा जाता बाबू रे? इसको कहा जाता लंबा। तो आंसर क्या होगा? प्रबलता किसका रहा? जो बड़ा था अर्थात कैपिटल टी का रहा, तो ये हो गया आपका प्रबलता गुण शो करता है। पक्का ना? 24 का बी। थैंक यू वेरी मच। अगला, डैश ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। वंशानुक्रम के नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा वंशानुगत नियम के बारे में बताया गया था या दिया गया था। क्लियर? चलिए, कहता है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके डैश से प्राप्त होता है। अब कहता है पुरुष को एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होगा? तो माता से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि माता जो है, इस माता में जो दोनों क्रोमोसोम होता है वो एक्स से होता है, और पुरुष यहां लिखले हैं तो किससे प्राप्त होगा? फीमेल से, अर्थात माता से प्राप्त होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मानवों में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? नर युग्मक किसका वाहक होता है? या तो नर युग्मक एक्स का वाहन करेगा या तो वाई का करेगा, क्योंकि आपको पता है कि नर में जो दो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई दोनों होता है। तो जब ये वाहन करेगा या तो एक्स को करेगा, दोनों एक के साथ नहीं करेगा, या तो वो एक्स को करेगा या तो वो वाई को करेगा, जो कि आंसर डी में लिखा हुआ है, या तो एक्स या फिर वाई। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। या तो वो एक्स का वाहन करेगा या फिर वो वाई का वाहन करेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला है, डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं है। कौन? जेनेटिक नहीं है, इसके बारे में बताना है।
तो जेनेटिक विलोपन, प्रतिलिपिकरण, प्रविष्ट और दैहिक। जेनेटिक्स नहीं है, इसका जवाब जल्दी दो। तो इस तरह के सवाल हम आपको बताए हैं। जो उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है वो दैहिक हो सकता है। विलोपन, प्रतिलिपन या प्रविष्ट ये सब जेनेटिक्स हो सकता है, और बोला यहां कि नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दैहिक जो है वो अनुवांशिक नहीं हो सकता है। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? डी। चलिए 28 का डी। वाह, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला कहता है कि यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, बिल्कुल होता है, तो कहता है कि मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे? तो कहता है कि यदि 46 गुणसूत्र मनुष्य में होता है तो दैहिक गुणसूत्र में कितना समान होगा? तो बिल्कुल 46 होगा। अरे जब मनुष्य में 46 होबे करता है तो दैहिक कोशिका में कितना होगा? 46 ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबका आ भी रहा है, बी ही होगा। वह गुण जो F1 बोले तो कौन सा पीढ़ी? पहला पीढ़ी। F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वह कौन सा होगा? यानी फर्स्ट पीढ़ी में प्रभाव रखता है और दिखता है, उसको प्रबल कहा जाता है। अर्थात आंसर क्या होगा? ए। जैसा कभी नहीं बताए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया गया, यानी लंबा और नाटा के बीच क्रॉस कराया गया, तो लंबा वाला लक्षण दिख गया, यानी प्रबल हुआ। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हो। अरे जब एक किसी खास माता पिता का कोई संतान रहेगा तब ना अनुवांशिक गुण का उसमें पालन होगा। अब माए बाप से बच्चा नहीं जन्मा, पता चला मम्मी तो वही थी लेकिन पिताजी कोई और थे, तब तो बच्चा में क्या गुण मिलेगा? अपन पप्पा से नहीं। जब दूसर पप्पा से वो पैदा होगा तो अपन पप्पा का तो नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता जब शुद्ध प्रजनक रहेगा तो अनुवांशिक गुण बिल्कुल क्या होगा? लागू होगा। इसलिए आंसर होगा इसका ए, कि माता पिता शुद्ध प्रजनक जब रहेगा तभी अनुवांशिक गुण जो है उस पर लागू हो सकता है। अगला है कि जीन उत्परिवर्तन नियम में से किसके कारण होता है? कहता जीन उत्परिवर्तन नियम जो है किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जो है जीन उत्परिवर्तन होता है। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन से जो है जीन उत्परिवर्तन होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला कहता है डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड बोले तो द्विसंकरण जिसको बोलते हैं, तो कहता डायहाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। जब विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाएगी तो कहता है कि विपर्यासी लक्षण के उत्पन्न जोड़े जो है, विपर्यासी लक्षण के उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, किसको? दो भागों में वर्गीकृत हो जाता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? दो। जब डायहाइब्रिड क्रॉस होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस जब होता है तो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? दो जोड़े का निर्माण, यानी एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण दो भागों में करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अगला कहता है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज के बारे में बोला। F1 से क्या बोला? F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, उसको स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको स्वपरागण के नाम से जाना जाता है, यानी स्वतः परागण। स्व का मतलब स्वतः, अपने आप। डैश अनुवांशिक गुणों का वाहक है। सबको पता है कि अनुवांशिक गुण का वाहन कौन करता है? डीएनए करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही अनुवांशिक लक्षण का वाहन करता है। डीएनए जो है यह अनुवांशिक गुण का वाहन नहीं करता है। लेकिन एक एग्जांपल इसमें हम आपको बताए थे जिसमें कि आरएनए आपका अनुवांशिक गुण का वाहन करता है, और वो कौन सा है? तो वो बताएंगे विषाणु के लिए, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछता है किसी विषाणु के बारे में कि विषाणु में अनुवांशिक लक्षण का वाहन कौन करता है। तो जब विषाणु की बात करेगा तो उसमें अनुवांशिक लक्षण का वाहन आरएनए करता है,
जबकि अन्य सभी जीव जंतु में जेनेटिक मटेरियल जो है, अनुवांशिक गुण है, अनुवांशिक पदार्थ जो है वो आरएनए ही कहलाता है, सॉरी डीएनए ही कहलाता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? डीएनए। प्रायः सभी जीव जंतु में अनुवांशिक मटेरियल डीएनए ही होता है, सिर्फ विषाणु में आरएनए होता है। क्लियर? आप लोग का आंसर क्या रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। चलिए, थैंक यू। चलिए अगला, ओहो, कहता है डैश ने सदैव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जोन मेंडल ने। आनुवांशिकता का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जोन मेंडल ने किया था। इसलिए आंसर क्या हो गया? मेंडल हो गया। कहता है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस करवाने में डैश बीज गोले और पीला होगा। हरा और पीले बीज को जब क्रॉस करवाया गया तो कहता है कितना बीज गोला और पीला होगा? तो 315 बीज जो है ये गोला और पीला होता है। तो 556 में यदि 315 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? बच जाएगा आपका कितना? 141। इसका मतलब है कि 141 जो है वो कैसा होगा? हरा होगा। गोल और हरा कितना होगा? 141। और क्या कहते हैं, पीला कितना होगा? तो पीला और गोल कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 315। ये डाटा आपको याद रखना है कि 546 गोल हरे में कितना होता है पीला गोल, तो ये 315 होता है। इसका कोई उस तरह का फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप निकाल सकते हैं। अगला, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? F2 जनरेशन में दो तरह का रेशियो हम आपको बताए थे, एक जेनोटाइपिक रेशियो और एक फेनोटाइपिक रेशियो। तो आप ये दोनों याद किए होंगे, फेनोटाइपिक रेशियो भी और जेनोटाइपिक रेशियो भी। तो दोनों हम आपको लिख देते हैं, याद रखिएगा। फेनोटाइपिक रेशियो की जब बात करेगा, फेनोटाइपिक रेशियो, जब ये फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेगा कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो 9:3:3:1। और जेनोटाइपिक की बात करेगा, जेनोटाइपिक की बात करेगा तो जेनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1, 1:4:2:4:1:2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया? ये आपका जेनोटाइपिक रेशियो हो गया। और ये कौन सा रेशियो हो गया? फेनोटाइपिक रेशियो हो गया। तो फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो टोटल आपका 16 होता है। सेकंड पीढ़ी में लक्षण टोटल 16 टाइप का होता है। तो पहला में फेनोटाइपिक रेशियो जो बाहर से दिखता है 9:3:3:1, और जेनोटाइपिक में हो जाता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो आंसर फेनोटाइपिक पूछा था, इसलिए हो जाएगा आंसर बी 9:3:1। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, जिनको नहीं याद रहेगा वो लिख लेंगे। चलिए पक्का, चलिए तो सभी बच्चों का बिल्कुल ये सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चे ये आंसर बोल रहे हैं, सी नंबर है, ये बी नंबर। नीरज, राहुल, बी। चलिए थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है? जब मॉडर्न के बारे में बोले कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, तब आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गन। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक बोलेगा तब आंसर क्या होगा? मॉर्गन। और आधुनिक शब्द नहीं लगाएगा, सिर्फ बोलेगा जेनेटिक्स का पिता, तब आंसर होता मेंडल। आधुनिक शब्द नहीं लगाए, सिर्फ आनुवांशिकी का पिता बोलेगा तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जोन मेंडल को माना जाता है। जब उसमें आधुनिक शब्द लगा देगा तब आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर हो जाएगा मॉर्गन। आधुनिक लगा देगा तो मॉर्गन, और आधुनिक नहीं लगाएगा तो मेंडल। कहता डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। कहता है एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक ले जाने में तंत्र प्रदान करेगा। ये डैश ने ऐसा प्रयोग किया था। ये प्रयोग तो ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा किया गया था। अतः आंसर क्या होगा? मेंडल।
एक पीढ़ी का लक्षण दूसरे पीढ़ी में जाएगा। ये बात किसने बताया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने ही तो आनुवंशिकता का नियम दिया था। वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ था? आपको पता होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु कब हुआ था? 1884 में, 1884 में। पहला क्वेश्चन के बाद भी हम इसकी चर्चा किए थे कि 1884 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन हुआ था। क्लियर? एलिप होते हैं, कहता एलील होते क्या? जीनों का वैकल्पिक रूप जो है उसी को एलील कहा जाता है। एलील क्या होता है? जीनों का वैकल्पिक रूप जो है उसी को एलील के नाम से जाना जाता है। अगला है आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? यानी आनुवांशिकता के नियम किसने बताया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। ये कई बार आप पढ़ चुके हैं। देखिए, ये पूरी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपकी कमेंट देखकर काफी खुशी मिलती है कि आप लोगों ने इसका तुरंत आंसर दे रहे हैं और सही सबसे बड़ी बात है कि आप सही आंसर दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका भी बहुत सारे एग्जाम आपके सामने है। ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, सचिवालय का वैकेंसी आने वाला है, एएलपी का वैकेंसी आने वाला है। तो हर एग्जाम में आप अच्छा कर पाइए, इस उम्मीद से हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम जी जान लगा के। संडे को भी देखिए क्लास हम ले रहे हैं, सैटरडे को भी ले रहे हैं, ताकि तुम्हारा कोर्स जो है समय से खत्म हो सके और तुमको हर एग्जाम में ये तुम्हारा साथ दे सके, हम तुम्हारे किसी काम के आ सके। और तुम भी इसी तरह से मेहनत करो। तुम जहां भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बढ़िया से पढ़ते रहो। इस टॉपिक में थोड़ा बाबू नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा था, तो डेली आपकी क्लासेस देखते थे, हम थके रहते थे। लगभग 7:15 में, कभी 8:20 में स्टार्ट होता था, और आज हम पक्का 8 बजे हम लाइव करवा दिए कि ताकि 9 बजे तक में आपका जो ये क्वेश्चन जितना भी है आपका खत्म हो जाए। क्योंकि अप्रोक्स 58 को क्वेश्चन था, तो स्वाभाविक है ये लगभग 1 घंटा का समय इसमें लग जाता। और रेगुलर वे में चूंकि आगे पीछे क्लास रहती है, तो मंडे टू फ्राइडे में एग्जैक्ट 8 बजे स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब क्लास आगे पीछे रहती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टाफ को लगाने में हो जाता है। और आज शनिवार था, 7 से 8 में किसी का क्लास नहीं था, इसलिए पक्का 8 बजे लगा दिए ताकि ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाए। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तो अगला चैप्टर आपका इक्वल कौन सा होगा? इवोल्यूशन होगा, यानी उद्विकास होगा। उसका क्वेश्चन डिस्कशन हम कल आपको करवा देंगे। कल भी एकदम टाइम से आपका 8 बजे लाइव होगा और 9 बजे तक में इवोल्यूशन का भी क्वेश्चन डिस्कशन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। पक्का? चलिए, इसलिए कल भी 8 बजे आप आना ना भूलेंगे। कल भी 8 बजे आपकी क्लासेस होगी। चलिए, अगला कहता है कि इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारित के बारे में गलत है? अब कहता है लिंग के बारे में कौन स्टेटमेंट गलत है, यह चुनना है। आपकी तरफ से पूरा कोशिश है। प्रवीण प्रेमी, लव यू टू। चलिए, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो कहता है कौन सा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ऐसा चुनना है। तनी गलत स्टेटमेंट चुन के दिखा, तो क्योंकि पूरी टॉपिक आप अच्छा से पढ़े हैं। कहता है एक पुरुष में एक एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम होता है। ये तो स्टेटमेंट भाई सही है, लेकिन सही नहीं खोजना, गलत खोजना है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाता है। एकदम बिल्कुल सही है। स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होता है। ये तो गलत हो गया बाबू रे, क्योंकि तुमको बताए हैं कि किसी नारी में जो है स्त्री में जो है 2 क्रोमोजोम जो होता है, वो दोनों क्रोमोजोम एक्स और एक्स होता है। नारी में तो वाई वाला नहीं होता है, और यहां पर लिखा है वाई वाला। इसका मतलब स्टेटमेंट ये क्या है? गलत है, और तुमको गलते खोजना था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पक्का? देख लिया, गलते खोजना था और तुम देख रहा है यहां पर एक्स और वाई लिख दिया, तो गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है। पुरुष का जो यौन गुणसूत्र होता है, यानी सेक्सुअल क्रोमोजोम होता है, उसमें 2 होता है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि पता है कि मेल में एक्स वाई, अब फीमेल में एक्स एक्स, तो मेल पूछा तो एक्स वाई हो गया। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाता है? आमतौर पर मेंडेलियन कारक की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? सेंट्रोसोम, जीन, डीएनए और क्रोमोजोम। जल्दी बताओ, मेंडल ने जो नियम दिया था उसमें आमतौर पर आप उसको क्या बोलते हैं? जीनिन कह सकते हो,
क्योंकि आमतौर पर मेंडेलियन का मतलब हो गया जीन के माध्यम से ही लक्षण का वहन होता है, इसलिए आप उसको सबसे स्मॉलेस्ट आंसर जो है, सबसे नजदीकी आंसर जो है वो जीन होगा। हालांकि जीन क्रोमोसोम का ही पार्ट्स है, डीएनए का ही पार्ट्स है, लेकिन सबसे नजदीक आंसर जो है वो आपका जीन हो जाएगा। विविधता है, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतान के बीच अंतर, उपयुक्त सभी माता पिता संतान के बीच। विविधता का मतलब क्या होता है? जो किसी में भी विविधता लाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सभी होना चाहिए। और आप लोग का भी आंसर तो सी आ ही रहा है। चलिए बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर सी। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम बताया? युग्मकों की शुद्धता का नियम का आधार क्या था? युग्मकों की शुद्धता के नियम का आधार क्या था? तो आप क्या बताएंगे? एकल संकरण में बताए थे कि द्विसंकरण में? इन्होंने मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? एकल संकरण, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? इसका आंसर क्या हो गया? डी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताए थे। मोनो का मतलब एक होता है, तो मेंडल ने युग्मक की शुद्धता के बारे में बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यानी एकल संकरण। एक संकरण बोले तो एकल संकरण। कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? पुरुषों में कौन पाया जाएगा? वाई क्रोमोसोम। पुरुषों में कौन पाया जाएगा भाई? वाई क्रोमोसोम। दो एक्स तो नहीं होगा, एक्स होगा, लेकिन चूंकि अलग खोजना था इसलिए वाई हो गया। चूंकि एक्स तो फीमेल में भी होता है, एक्स एक्स फीमेल में होता है, ये फीमेल में होता है, ये मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन वाई मेल में होता है, फीमेल में नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया? वाई गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की जो इकाई है उस इकाई को क्या कहा जाएगा? जो वंशानुक्रम की इकाई है वो तो डीएनए, ये क्या बोलते हैं, डीएनए के माध्यम से अर्थात जीन के माध्यम से जाता है, तो उसके यूनिट को क्या बोलते हैं? जीन। यानी डीएनए जो आपका है यही आनुवांशिक गुण का लक्षण वहन करता है, यही वंश दर वंश गुण को ले जाता है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। अतः वंशानुक्रम की इकाई क्या हो जाएगा? जीन। यानी 50 का आंसर सभी बच्चों का क्या रहा है? 50 का सारे बच्चे का आंसर डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, पक्का ना? चलिए, पुनर्जनन का अर्थ होता है, पुनर्जनन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर जीन के पूरे शरीर का निर्माण करना, अर्थात आंसर बी होगा। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का जो निर्माण होता है उसी को आप पुनर्जनन बोलते हैं। और ये पुनर्जनन होता किसमें है? तो प्लानेरिया में होता है। प्लानेरिया जो है इसमें पुनर्जनन होता है, यानी छोटा खंड जो इसके बॉडी का है उसी से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? प्लानेरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी, छोटे खंड से जीव का निर्माण होना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्जनन जो है ये किस प्रकार का जनन है, तो अलैंगिक जनन है, और किसमें होता है? तो ये प्लानेरिया में होता है। स्टार फिश में भी होता है, प्लानेरिया में भी होता है, और ये स्टार फिश में भी होता है, स्टार फिश में भी होता है। अगला, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम जो है डैश को प्रतिपादित कर जिस जीवधारियों का उपयोग किया है, इसमें किसका प्रयोग किया गया था? मटर का प्रयोग किया था। मेंडल ने जो ये सत्यापन किया वंशानुगत लक्षण के बारे में, इसमें उनके गॉर्डन पी, इसका मतलब उन्होंने मटर के दाने का प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि मटर के दाने का लाइफ स्पेन जो है मात्र 3 से 4 महीने का होता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का ही प्रयोग किया था। महिला गुणसूत्र कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? महिला का रोगाणु कोशिका जो है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? ये बताने वाला बात है, इस सबको पता होना चाहिए कि महिला का रोगाणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, तो सबको पता होगा। आंसर क्या होगा? 23। रोगाणु कोशिका में किसी महिला में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 होता है। मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होता है। मटर के पौधों में राउंड सीड, पीला बीज, हरा कली, फली और झुरीदार बीज। झुरीदार बीज तो नहीं होता है, हरी फली होता है। नहीं, मटर का जो दाना होता है वो हरा होता है। आंसर सी होगा, पक्का। चलिए,
तो सभी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है? बच्चे का आंसर आ रहा है मटर के पौधों में कैरेक्टर जो रिसेसिव होता है, हरा फली होता है, ये सही है। हरा फली भी होता है और बीज जो है उसका गोलाकार होता है। आपकी किताब में आंसर डी दिया था, गलत है, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष मटर में एक पौधे के प्रभावी लक्षण हो सकता है? तो मटर के पौधों में सबसे प्रभावी लक्षण जो है वो झुर्रीदार बीज होता है, तो ये सही है। अब यहां पर आप गौर कीजिएगा, आप कहिएगा कि सर यहां पर आपने आंसर ये क्यों बोला? क्योंकि मटर के पौधों का दाना हरा होता है, तो आपका होता है उसका फली जो है वो हरे कलर का होता है, ये तो सही है। अब सही झुर्रीदार बीज भी है कि उसका जो बीज होता है झुर्रीदार होता है, वो गुच्छा में होता है, ये भी सही है। लेकिन अभी दोनों में पहले ऑप्शन सी था, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? कभी आंसर इसका सी, कभी डी देता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर सी मारेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी की बात करेगा, जो अप्रभावी लक्षण होगा, तब आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज। ये उतना प्रभावी नहीं है। जब अप्रभावी की बात करेगा तब आंसर इसका क्या हो गया? अप्रभावी की बात किया तो झुर्रीदार बीज क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। अगला, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर लागू होगा? अलैंगिक में कि लैंगिक में? आनुवांशिकता का लक्षण भाई अलैंगिक लैंगिक में भी हो सकता है, कायिक जनन में भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि मटर के पौधों से ही वो स्टार्ट किए थे, तो आंसर क्या हो गया? मेंडल का जो ये नियम है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आंसर क्या हो गया? ओह कलम में है, एक मिनट चला। कहता है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत 56 का चला आंसर। अब देखिए, कायिक जनन में भी आनुवांशिकता का लक्षण वाहन होता है, अलैंगिक में भी होता है, लैंगिक में भी होता है, और उपर्युक्त में सभी भी दे दिया। अब देखो, हम भी यहां पर चला कंफ्यूज कर गए। जब उपर्युक्त में सभी लगा तो लगा इसका आंसर ऊपर का तीनों सही है, लेकिन गौर करिएगा मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो खास करके लैंगिक जनन के लिए किया था। किसके लिए किया था? लैंगिक जनन के लिए। तो जब ऑप्शन में तीनों एक तरह का दिया हो तो इसमें ज्यादा परफेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जीनोम चित्रण जो है, जीनोम मैपिंग जो है का किससे संबंध है? जीन्स के चित्रण से। इसका आंसर क्या होगा? बी। जीनोम चित्रण का मतलब क्या हो गया? जीन्स का चित्रण, जो कि आप बच्चों का आंसर आ रहा है। आंसर सी दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है निशांत निशो, ये बिल्कुल सही दे रहा है। जब इस तरह का ऑप्शन आए तो आंसर लैंगिक ही होगा, क्योंकि ज्यादा परफेक्ट जो ग्रेगर मेंडल का नियम है वो आपके उसी के लिए है, लैंगिक के लिए है, इसलिए इसका आंसर सी दे रहा, बिल्कुल सही है, सी ही होगा। वो डी कंफ्यूजन में मारा गया था, जबकि आंसर सी होगा। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया था? मटर के उपरोक्त सभी विकल्प ये सस्ते थे, नहीं है आसान, ये सब नहीं होगा। उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का प्रयोग किया, क्योंकि उसमें विषम दिखने वाला लक्षण था, एवं इसके अलावे उसका लाइफ स्पेन जो है वो लाइफ स्पेन भी कम था, इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसी का प्रयोग किया। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो मेरे भाई अभी जो आप ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इस टॉपिक का नाम था आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, जिसका क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है। अगले क्लास में कल भी आपसे 8 बजे मेरी मुलाकात होगी, तो इवोल्यूशन इसका जो अगला टॉपिक है उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक।